हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज 10वीं कक्षा के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके कहानी बाद में हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। अगर पूछा जाए राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय यानी देश के प्रति प्रेम होना। ऐसे जनरली तौर पर राष्ट्रवाद का अर्थ देखा जाए तो जिसमें वाद लग जाए उसका अर्थ सोच होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब देश और सोच, तो देश के लिए सोचना। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के लिए सोचना। परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में जो लोग रह रहे हैं उनमें एकता स्थापित करती है। राष्ट्रवाद भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता स्थापित करती है। तो राष्ट्रवाद क्या है, एक बार दोबारा हम चर्चा कर लें। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता स्थापित करती है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है और इसका शुरुआत यूरोप में फ्रांस से होती है। इसका शुरुआत यूरोप में फ्रांस से होती है। हम शुरुआत करें तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। इस समय हम नेपोलियन की बात करें, नेपोलियन जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन इस समय 20 वर्ष का था। नेपोलियन इस समय 20 वर्ष का था। तो नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। हम सबसे पहले फ्रांस की कहानी चल रहे हैं। अब कहानी को ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना है। तो फ्रांस की कहानी चल रहे हैं। 1804 ईस्वी में जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो इन्होंने इटली और जर्मनी के एकीकरण का कार्य किया। इन्होंने इटली के लिए कार्य किया और जर्मनी के लिए कार्य किया। इटली और जर्मनी के लिए कार्य किया क्या कि इन्होंने इटली और जर्मनी के रूपरेखा प्रदान किया, भौगोलिक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इटली और जर्मनी के भौगोलिक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किसने की, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा रूपरेखा तैयार जब किया गया, कुछ विकास का काम भी किया, फ्रांस का राजा बना। लेकिन इटली और जर्मनी ये दोनों कमज़ोर राष्ट्र थे उस समय। जिस समय की कहानी चल रही है इस समय कमज़ोर राष्ट्र थे। इस समय फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये दोनों मजबूत राष्ट्र हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों मजबूत राष्ट्र हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें तो पिक्चर से हम समझेंगे। ये फ्रांस है और ये आप लोग देख रहे हैं ये जर्मनी है, जर्मनी का भाग है। यहाँ ऑस्ट्रिया का भाग है, यहाँ इटली का भाग है। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये दोनों मजबूत देश हैं और जर्मनी और इटली ये दोनों कमज़ोर राष्ट्र हैं। तो फ्रांस का राजा 1804 ईस्वी में कौन बना, 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना नेपोलियन बोनापार्ट। तो इन्होंने जर्मनी और इटली के लिए भी काम किया। इन्होंने रूपरेखा तैयार कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक इटली का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक जर्मनी का क्षेत्र है। इसीलिए इटली और जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। इन्होंने 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में ये आते हैं।
उसके बाद इस प्रकार से नेपोलियन जर्मनी और इटली के लिए भी काम किया। लेकिन कुछ समय बाद 1815 ईस्वी की बात है, नेपोलियन का पतन हुआ। नेपोलियन का पतन का मतलब है नेपोलियन का शासन समाप्त हो गया। हम नेपोलियन के बारे में देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट, इसका शासन कब समाप्त हो रहा है? 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ। अब यहाँ बात हम करते हैं एक साइड में ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया में यहाँ 1815 ईस्वी में ही एक चांसलर का चुनाव होता है जिसका नाम है मेटरनिख। ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम क्या है? मेटरनिख। हम कहानी शुरू कर रहे हैं। मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया का चांसलर बना 1815 ईस्वी में। अभी कहानी हम फ्रांस की बता रहे हैं, तो फ्रांस की कहानी ही आगे समझना है। 1815 ईस्वी में उधर ऑस्ट्रिया में चांसलर मेटरनिख बना, जो इटली और जर्मनी को विखंडन का काम किया। लेकिन 1815 ईस्वी में फ्रांस में एक नया राजा बना जिसका नाम है लुई 18वां। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के बाद कौन राजा बनता है? लुई 18वां। और लुई 18वां जब ये राजा बना तो ये उदारवादी राजा था। एक बार हम बता दें उदारवादी एवं प्रतिक्रियावादी क्या है। उदारवादी का अर्थ है जो शासक या राजा जनता के हित में काम करता है, और प्रतिक्रियावादी का मतलब है जो राजा कठोर है, वो जनता के हित में कार्य नहीं करता है। तो नेपोलियन भी उदारवादी रहा। ये लुई 18वां जो राजा बना फ्रांस का, ये भी उदारवादी था। इन्होंने संविधान में लिख दिया कि फ्रांस में 1814 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक कोई भी अत्याचार शोषण नहीं चलेगा। 1814 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक ये लिख तो दिया, लेकिन ये काफ़ी दिन तक राजा बना नहीं रहा। इसके बाद राजा नया बनता है जिसका नाम है चार्ल्स दसम। ये सभी राजाएं फ्रांस के ही हैं, ध्यान रखना है। कहानी हम बढ़ते जा रहे हैं। 1815 के बाद लुई 18वां बना, उसके बाद चार्ल्स दसम बना। 1830 ईस्वी की बात है, चार्ल्स दसम राजा बना तो इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया पोलीगनेक को। चार्ल्स दसम किसे प्रधानमंत्री बनाया? पोलीगनेक को। और ये दोनों राजा और यानी शासक और प्रधानमंत्री दोनों प्रतिक्रियावादी था। ये नेपोलियन बोनापार्ट लुई 18वां उदारवादी था, लेकिन ये दोनों चार्ल्स दसम और पोलीगनेक प्रतिक्रियावादी था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? चार्ल्स दसम ने सबसे पहले क्या किया कि लुई 18वां द्वारा बनाए गए नियम को समाप्त कर दिया। इस कारण से फ्रांस में 1830 ईस्वी में फ्रांस की जनता जब नियम को समाप्त किया, इससे असंतुष्ट हो करके एक आंदोलन जैसा बना दिया वहाँ का माहौल। कहने का मतलब है कि लोग प्रदर्शन करने लगे, फ्रांस की जनता प्रदर्शन करने लगे, और जुलाई समय में यह प्रदर्शन हुआ था। इसीलिए इसे फ्रांस की 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति कही जाती है। जब यह क्रांति हुआ तो चार्ल्स दसम अपना गद्दी छोड़ा और इंग्लैंड भाग गया। ये चार्ल्स दसम अपना गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। इस क्रांति को 1830 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति कही जाती है। इसके बाद नया राजा बना जिसका नाम है लुई फिलिप। इसके बाद आप देख रहे हैं चार्ल्स दसम के बाद कौन राजा बनता है? लुई फिलिप। लुई फिलिप राजा बना तो इसे भी प्रधानमंत्री कर सकता थी, लेकिन लुई फिलिप उदारवादी था। ये लुई फिलिप कैसा रहा था? उदारवादी। तो लुई फिलिप इन्हें प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, तो 1840 ईस्वी में इन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। लुई फिलिप ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को। तो गीजो प्रतिक्रियावादी था। अब शासक राजा उदारवादी, अब प्रधानमंत्री प्रतिक्रियावादी, ये दोनों में मेल मिलाप नहीं रहता था। इस कारण से लुई फिलिप को हमेशा डर रहता था गीजो से। इस कारण से इन्होंने क्या किया? लुई फिलिप ने पूंजीपतियों से दोस्ती कर ली।
पूंजीपति लोग हमेशा चाहते हैं कि देश में विकास ना हो। इस कारण से फ्रांस में विकास का काम बंद हो गया। यह घटना 1848 ईस्वी की चल रही है। 1840 ईस्वी में गिजो प्रधानमंत्री बना। 1848 ईस्वी की घटना चल रही है। पूंजीपतियों से लुई फिलिप दोस्ती कर लिया। इस कारण से फ्रांस में विकास का काम बंद हो गया। लोग बेरोजगार हो गए। फ्रांस के लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि सारे ऑफिस बंद हो गया। भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। भूखे लोग ऐसे भी मरते, इसलिए फ्रांस की जनता फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर से लुई फिलिप विवश हो गया और यह भी गद्दी छोड़ करके चार्ल्स दशम के जैसा इंग्लैंड भाग गया। लुई फिलिप भी गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार फ्रांस की कहानी 1848 ईस्वी तक ही आप लोगों को पढ़ना है यूरोप के राष्ट्रवाद में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि ऑस्ट्रिया का चांसलर 1815 ईस्वी में, पहले हम बताए थे, ऑस्ट्रिया का चांसलर 1815 ईस्वी में मेटरनिख बना था। मेटरनिख जब ऑस्ट्रिया का चांसलर बना तो हम बताए थे मेटरनिख प्रतिक्रियावादी राजा था। मेटरनिख प्रतिक्रियावादी राजा था तो इन्होंने क्या किया कि इटली और जर्मनी के विखंडन का काम किया। राजा बना ऑस्ट्रिया का, हम पहले ही बताए हैं, ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों मजबूत देश था, इसलिए हमेशा शोषण करता रहा। जब नेपोलियन चला गया, उसका सत्ता समाप्त हुआ, शासन समाप्त हुआ, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख बना और इन्होंने इटली और जर्मनी का विखंडन कर दिया, राज्यों का बंटवारा कर दिया। तो हम विखंडन की बात कर लेते हैं इटली का। तो मेटरनिख ने किसका विखंडन किया है तो हम देख लें। मेटरनिख इटली का विखंडन किया तो सिसिली और नेपल्स, ये इटली का जो भाग यहाँ दिख रहा है, यहाँ सिसिली और नेपल्स जो था इटली में, उसे फर्डिनेंड राजा को दे दिया। सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स किसको दिया? तो फर्डिनेंड राजा को दिया। ब्रूगो वंश का राजा था। सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड राजा को दिया। उसके बाद रोम का बंटवारा कर दिया। तो जब रोम का बंटवारा उन्होंने किया तो रोम पोप शासक को दे दिया। रोम किसे दे दिया? पोप को दे दिया। यानी विखंडन करके वो वहाँ शासन चलाना चाहता था ताकि शक्ति और कमज़ोर हो जाए। तो सिसिली नेपल्स फर्डिनेंड को दिया, रोम पोप शासक को दे दिया। उसके बाद कुछ भाग जो बचा यहाँ किनारे में, जिसमें है लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया, ध्यान याद रखना है ताकि इटली के एकीकरण में काम आए। लोम्बार्डी और वेनेशिया को अपने में मिला लिए, यानी ऑस्ट्रिया में मिला लिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया को मेटरनिख ने किस में मिला लिया? तो ऑस्ट्रिया में मिला लिया। उसके बाद सार्डिनिया पिडमाउंट को एक कर दिया। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सार्डिनिया पिडमाउंट को एक कर दिया और इस कारण से इटली का एकीकरण पिडमाउंट के अधीन हुआ। ये ध्यान में रखना है, इटली का एकीकरण किसके अधीन हुआ? तो पिडमाउंट के अधीन हुआ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकता है। इटली का एकीकरण पिडमाउंट के अधीन हुआ। इटली का एकीकरण किसके अधीन हुआ? तो पिडमाउंट के अधीन हुआ। अब यहाँ से इटली का एकीकरण शुरू होता है। इटली का एकीकरण पहले भी हम बताए थे, शुरुआत या जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है, लेकिन उसके बाद इटली का एकीकरण का मेन रोल होता है जोसेफ मेजनी का। एकीकरण में मेन रोल किसका है? तो जोसेफ मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान है। जोसेफ मेजनी कौन था? जोसेफ मेजनी कौन था? तो जोसेफ मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था। जोसेफ मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था। ये कार्बोनरी क्या था? तो कार्बोनरी एक पार्टी था, संगठन था। कार्बोनरी
एक पार्टी, क्योंकि बिना पार्टी संगठन के एकता स्थापित करना देश में संभव नहीं था। तो कार्बोनरी का सदस्य था, योग्य सेनापति भी था ये जोसेफ मेजनी। तो इन्होंने क्या किया कि अपना नया पार्टी तैयार किया और पार्टी का नाम दिया यंग इटली। पार्टी का नाम देश के नाम पर रख दिया यंग इटली। यंग मतलब युवा, इटली। इन्होंने बताया कि जितने भी युवा है हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, जितने भी युवा है हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ। बहुत सारे लोग शामिल भी हुए, युवा लोग शामिल हुए। जब यंग इटली पार्टी की स्थापना किया तो उन्होंने सोचा इस पार्टी को और बड़ा किया जाए। तब इन्होंने क्या किया, यंग यूरोप की स्थापना की 1834 ईस्वी में। याद रखना है, यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार इस समय इटली में जो पिडमाउंट है इसका राजा है चार्ल्स एल्बर्ट। इस समय इटली का राजा कौन है, चार्ल्स एल्बर्ट। लेकिन किसी कारण से चार्ल्स एल्बर्ट और मेटरनिख में युद्ध हुआ और इस युद्ध में मेटरनिख चार्ल्स एल्बर्ट को हरा दिया। तब मेजनी ने सोचा सामना करने के लिए मेटरनिख से, लेकिन मेटरनिख काफ़ी मजबूत था, पार्टी संगठन काफ़ी मजबूत करने के प्रयास में लगा हुआ तो था मेजनी, लेकिन उसका पार्टी, उसका संगठन पहले से ही वो काफ़ी मजबूत था। इसलिए मेजनी को हारना पड़ा और मेजनी को हार करके वापस लौटना पड़ा। जब मेजनी हार कर वापस लौट गया, इल्बर्ट भी हार गया। तो इल्बर्ट जब हारा तो यहाँ नया राजा बनाया गया, तो पिडमाउंट का नया शासक बनाया गया। उसको हम यहाँ देख लेते हैं। पिडमाउंट का नया शासक बनाया गया 1848 ईस्वी, 1848 ईस्वी, और इसका नाम है विक्टर इमैनुअल। 1848 ईस्वी में पिडमाउंट का राजा जो इटली की तरफ से है, किसको बनाया गया, विक्टर इमैनुअल। ये भी उदारवादी, राष्ट्रवादी शासक था। ये चाहता था कि हमारा देश स्वतंत्र हो। तो विक्टर इमैनुअल ने क्या किया, ये जोसेफ मेजनी तो हार कर भागना पड़ा इसे। पार्टी संगठन इतना मजबूत कर दिया था, लेकिन इन्होंने बहुत काफ़ी अच्छा काम किया। एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। लेकिन जोसेफ मेजनी के बाद विक्टर इमैनुअल ने सोचा कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो उन्होंने काउंट काउर को प्रधानमंत्री चुना। 1848 ईस्वी की घटना है, कहानी को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। 1848 ईस्वी में काउंट काबूर प्रधानमंत्री बना। इसको नियुक्त किया विक्टर इमैनुअल ने। और ये काउंट काबूर राजनीतिक था, काउंट काबूर राजनीतिक था और राष्ट्रवादी था, कूटनीति भी था। काउंट काबूर कूटनीति भी करने वाला जानता था, अच्छा कूटनीति जानता था, इसलिए कूटनीति का सहारा लिया। ये जानता था कि ऑस्ट्रिया ही सबसे प्रमुख बाधक है, जर्मनी हो चाहे इटली हो, एकीकरण में। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हमें ऑस्ट्रिया को ही हराना है। ये सोच रहा है ऑस्ट्रिया को हराने के लिए कौन, काउंट काउर। इसीलिए कूटनीति का सहारा लिया। ये जानता था कि सब ऑस्ट्रिया को हराना है तो हमें दोस्ती करना होगा मजबूत राष्ट्र से, और एक ही मजबूत राष्ट्र बच रहा है जिसका नाम है फ्रांस। तो फ्रांस से दोस्ती किया। फ्रांस से दोस्ती कौन की, काउंट काउर फ्रांस से दोस्ती की और इसे लोभ दिया फ्रांस को। नेपोलियन तृतीय इस समय फ्रांस का राजा है। तो फ्रांस से दोस्ती करके उसे लोभ दिया कि हम अपना कुछ क्षेत्र आपको देंगे, नीस सेवाए का कुछ प्रदेश देने के लिए वादा किया, सिर्फ कूटनीति का सहारा लेने के लिए। इसलिए काउंट काउर और फ्रांस में जब दोस्ती हुआ तो युद्ध हुआ, क्रीमिया युद्ध 1853-54 ईस्वी में। 1848 के बाद हम बात कर रहे हैं 1853
53-54 ईस्वी में। क्रीमिया युद्ध का मतलब है क्रीमिया नामक युद्ध, क्रीमिया नामक स्थान पर हुआ। क्रीमिया युद्ध 1853 ईस्वी में हुआ, 54 ईस्वी में, 53-54 में। इसमें फ्रांस ऑस्ट्रिया से लड़ रहा था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया लड़ रहा था, लेकिन काउंट काउर बिना कोई आज्ञा के इस युद्ध में शामिल हो गया। किस तरफ से? अपने दोस्त की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया को ही मारना था। इसलिए काउंट काउर ने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को बुरी तरह हराया, ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित किया, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया को हराना था। इस युद्ध के बाद संधि हुआ, समझौता हुआ। जब समझौता हुआ तो इसे काउंट काउर को बुलाया गया फैसला देने के लिए, और इन्होंने क्या फैसला दिया कि इटली पर ऑस्ट्रिया द्वारा आक्रमण गैर कानूनी है। ये अपना फैसला सुनाया। इटली से यहाँ कोई मतलब लड़ाई में था नहीं, लेकिन ऐसा पंचायती जिसमें बताया गया कि इटली पर ऑस्ट्रिया द्वारा, इसको कह रहा है ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया द्वारा आक्रमण करना इटली पर यह गैर कानूनी है। इस प्रकार से बड़ा मुद्दा बना दिया, और इस प्रकार काउंट काउर के नेतृत्व में कुछ भाग का एकीकरण शुरू हो गया इटली में। इसके बाद की घटना हम बात करें तो 1859-60 ईस्वी की बात है। इसमें सीमा विवाद हो गया। इधर तो इटली था ही, यहाँ इटली था, इसके इधर बगल में इधर ऑस्ट्रिया था, और ऑस्ट्रिया इटली में सीमा विवाद हो गया। ऑस्ट्रिया वाला कहता है कि मेरा यहाँ तक भाग है, इटली वाला कहता है कि मेरा यहाँ तक भाग है। इस कारण दोनों में युद्ध हो गया, सीमा विवाद हुआ, और इस सीमा विवाद में काउंट काउर को फ्रांस साथ दिया, क्योंकि फ्रांस को भी साथ दिया था लड़ाई में पिछले बार क्रीमिया युद्ध में। अब फ्रांस के साथ दिया तो फ्रांस भी साथ दिया। अब ये दोनों मिलकर फिर से ऑस्ट्रिया से भिड़ गया। ऑस्ट्रिया को हारना तय था, पिछला बार भी हारा, इस बार भी बुरी तरह पराजित किया। और काउंट काउर ने जो भाग ऑस्ट्रिया में विखंडन के समय हम बताए थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया, उस भाग पर आज अधिकार कर लिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर काउंट काउर अधिकार कर लिया। ये तो लूटता ही चला जा रहा था, पता नहीं कहाँ तक लूटता, लेकिन फ्रांस अपनी सेना वापस कर ली। लेकिन फिर समझौता हुआ, तो समझौता में क्या किया गया कि लोम्बार्डी इटली को दिया गया, पिडमाउंट को दिया गया, और वेनेशिया ऑस्ट्रिया को ही दे दिया गया इस समझौता में। इस प्रकार उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण, उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण काउंट काउर के नेतृत्व में पूरा हुआ। लेकिन दक्षिण वाला जो भाग था, दक्षिण की तरफ से गैरीबाल्डी था, और यह गैरीबाल्डी जो आप देख रहे हैं, यह पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, लेकिन यह किसान की भांति जीवन जीना चाहता था। एक ही समय में इधर से काउंट काउर, इधर से गैरीबाल्डी, दोनों ने रोम पर आक्रमण की। आप लोगों को पता है कि रोम को बंटवारा करके मेटरनिख किसको दिया है? पोप को दे दिया था। रोम पर आक्रमण किया तो जो गैरीबाल्डी था, मेजनी के विचार वाला था, जोसेफ मेजनी के विचारों के समर्थक था। इस कारण से गैरीबाल्डी ने क्या किया, अपने जीते गए दक्षिण वाला सारा प्रदेश बिना किसी समझौता के ये विक्टर इमैनुअल को दे दिया, सौंप दिया। 1862 ईस्वी में काउंट काउर की मृत्यु हो गई। अब काउंट काउर की मृत्यु हो गई तो शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल को अकेले करना पड़ा। इसके लिए ये चांस देख रहा था। सेडोन का युद्ध जब हुआ 1870 ईस्वी में, और इस सेडोन के युद्ध में फ्रांस प्रसा से हार जाता है, और फ्रांस के कारण ही रोम बचा रहता है, क्योंकि फ्रांस इसको सुरक्षा करता है। अब फ्रांस जब बुरी तरह हार गया
सेडौन के युद्ध में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, याद रखना है, सेडौन का युद्ध फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया और हारने के कारण वह रोम को बचा नहीं सका और विक्टर इमैनुअल पोप को जाकर घेर लिया और रोम पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों का रहा, जिसमें हैं विक्टर इमैनुअल, काउंट काउर राष्ट्रवादी कूटनीतिज्ञ, जोसेफ मेजनी यंग इटली यंग यूरोप का गठन और गैरिबाल्डी का योगदान रहा। उसके बाद एक भाग और बच रहा है जो है जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क की भूमिका।